नमस्कार स्टूडेंट्स। आज देखिए हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी डेरिवेशन की थी, एक्सप्रेशन निकाला था, पूरा हाफ लाइफ टाइम पढ़ा था, ठीक है, और साथ साथ में उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए थे। लास्ट फॉर्मूला आया था k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपान कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड, और हाफ लाइफ टाइम आया था 0.693 अपान k। ठीक है, तो आज उसी चीज को फिर से एक बार रिपीट करेंगे, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर समझते हो ना? तो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में समझिए। यहां से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए ये अगर एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट्स, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर जीरो। क्यों रेज टू पावर जीरो? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस अगर रिएक्टेंट्स को डबल कर रहे हो तो स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर रिएक्टेंट्स को ट्रिपल कर रहे हो, नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्वेश्चंस में किया था हमने, ठीक है। अगर रिएक्टेंट्स को 10 टाइम्स भी इंक्रीज कर रहे हो तब भी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाओ, इक्वल टू लगाओ के, रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर जीरो। रेट ऑफ रिएक्शन का एक और फॉर्मूला है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम इज इक्वल टू के ओनली। रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला भी है ना, चेंज इन द कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज। ठीक है, रेट कांस्टेंट के ही लिखेंगे, इसकी पावर जीरो है, किसी की भी पावर 0 1 होती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको यहां से आगे बढ़ाता हूं, एक काम करता हूं, डी टी साइड ले जाता हूं। डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी इंटू टी, यहां पे लिखता हूं फिर इसको मैं, माइनस डी आर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। सेम वैसी डेरिवेशन आएगी जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए की थी, सेम वही स्टेप्स आएंगे सारे। अब जब आप फर्स्ट ऑर्डर में यहां तक पहुंचे थे तो फिर आपने इंटीग्रेशन की थी, तो यहां पे भी करते हैं इंटीग्रेशन। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को सिंपल इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू के की इंटीग्रेशन नहीं होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी किया था सेम ऐसे। डी आर की इंटीग्रेशन आर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो उस टाइम पे कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, ये वो निकली, इज इक्वल टू के इंटू डी टी की इंटीग्रेशन टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। बताइए, सेम ऐसा ही हमने किया था ना, रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम ऐसे किया था, सेम यही सब आया था, बस वहां पे वो लॉग वगैरह आ रहा था, यहाँ पे कोई लॉग नहीं आएगा, यहाँ पे लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। इसे इक्वेशन सेकंड रख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन सेकंड। फिर हमने क्या किया था फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन में, हमने आई रेट कांस्टेंट आई जो बाद में तंग ना करे उसकी पहले से ही एक वैल्यू निकाली थी और यहीं पे पुट कर दी थी। यहां पे भी एक काम ऐसे ही करते हैं, एट, दूसरे पेन से लिखता हूं, एट इनिशियल स्टेट, शुरू की बात करते हैं, एट इनिशियल स्टेट व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, शुरू की बात करते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो बताओ तब कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं? जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, जब टाइम जीरो है तब जीरो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। तो जब टाइम जीरो है तो बताओ तब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी? जब टाइम जीरो है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी? जो शुरू की इनिशियल कंसंट्रेशन है, जीरो नहीं होगी, जीरो होगी कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, तब देन concentration of reactants is equal to initial concentration, or not लिख लेता हूं इसको मैं, it is initial concentration। जब टाइम जीरो है, जब जीरो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं तब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमने इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी है, और नॉट ऐसे करके लिख लेता हूं इसको। ठीक है जी, तो भरिए ये वैल्यूज यहां पे, therefore
माइनस आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस आई। के इंटू जीरो जीरो हो गया, आई की वैल्यू क्या आई, आई की वैल्यू क्या आई बच्चों, माइनस आर नॉट। वैसे ही हुआ था यहाँ पे भी, फर्स्ट ऑर्डर में भी यही आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। सेम ऐसे ही आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी किया था। और आगे बढ़ता हूं मैं, तो देखिए क्या आ गया, आई की वैल्यू ये वाली पुट करूंगा मैं, माइनस आर नॉट। तो ये इक्वेशन बन गई बच्चों, माइनस आर इज इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट। यही बनी। आर नॉट को इस साइड ले जाइए, माइनस आर नॉट इस साइड प्लस आर नॉट बन जाएगा। आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक है जी, टी अपान में ले जाइए तो के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपान टी। ये बन गया जी आपके लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल से। एक बार फिर से जल्दी से ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, आरपी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जीरो ऑर्डर की बात है तो रेट ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो। पावर जीरो आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट लगाना है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो। रेट ऑफ रिएक्शन का एक और फॉर्मूला है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज इक्वल टू के ओनली। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर जीरो वन होती है। जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही रेट कांस्टेंट होता है। dt इधर ले जाओ, अब सेम वही स्टेप्स चलेंगे जो स्टेप फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन में किया था। dt इधर ले जाओ, के dt बन गया, माइनस डी आर रह गए यहाँ पे। फिर इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, वो मैंने यहाँ पे लिखा। सेम ऐसे ही स्टेप फर्स्ट ऑर्डर में भी आया था। डी आर की इंटीग्रेशन, आर है कितने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उस टाइम पे, के dt की इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i या c, कुछ भी लगा लो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होगा। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर में i की वैल्यू निकाल के यहाँ भरी थी, जीरो ऑर्डर में भी यही करना है। i की एक वैल्यू निकालो ताकि ये इन फ्यूचर तंग ना करे, i की एक वैल्यू निकालो, यहीं पे पुट कर दो। एट इनिशियल स्टेट व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, तब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्योंकि तब जीरो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए थे। तो R की जगह R नॉट लिख लो, या R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, टाइम जीरो लिख लो इस इक्वेशन में। तो I की वैल्यू आ गई माइनस R नॉट। ये I की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो माइनस R इज इक्वल टू के टी माइनस R नॉट, वो वहां पे लिखा मैंने। माइनस R नॉट इससे लिया तो बन गया प्लस R नॉट, माइनस R इज इक्वल टू के टी। टी अपान में आया तो K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपान टी। ये के का फॉर्मूला निकला। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, ये डेरिवेशन आपने खुद करनी है, लिखनी है। डेरिवेशन आने के चांसेस तो नहीं है बच्चों, लेकिन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स की वैल्यू आपको सही में पुट करना आना चाहिए। के क्या है बच्चों? के है रेट कांस्टेंट। के इज रेट कांस्टेंट, लेकिन ध्यान रहे जीरो ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आर क्या है? ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड, जो उस टाइम पे कंसंट्रेशन है जिस टाइम पे आप के की वैल्यू निकाल रहे हो। 10 सेकेंड्स के बाद, 20 सेकेंड्स के बाद, ये वो है, मतलब ये लेफ्ट बिहाइंड कंसंट्रेशन, लेफ्ट बिहाइंड। सिर्फ फॉर्मूले से बात नहीं बनती बच्चों, वो फॉर्मूले यूज करना, अप्लाई करना भी आने चाहिए। और ये टी क्या है? ये तो पता ही है आपको, टी इज टाइम। सेकेंड्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है टाइम, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपने जीरो ऑर्डर के लिए खुद लिखनी है। ठीक है जी, तो बच्चों ये डेरिवेशन निकाली, ये फॉर्मूला निकाला आपने जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के का। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग फॉर्मूला था, उसको कंपेयर करके भी बताता हूं। फिलहाल जीरो ऑर्डर पे फोकस करते हैं। क्या फॉर्मूला आया? के रेट कांस्टेंट, के इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चों? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो शुरू की कंसंट्रेशन है, और ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड। इसी तरह से यूज करना है, अप्लाई करना है इसको, अपान टी टाइम। अगर सिंपल देखा जाए, ये पता क्या बच्चों, ये वही शुरू वाला फॉर्मूला है आपका जो फर्स्ट डे किया था हमने।
चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। देख लो ये वही है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, लेफ्ट बिहाइंड कितनी है, तो ये आ गया ना चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये आ गया टाइम। ये क्यों वही फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही तो रेट कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट है वही रेट, क्यों, क्योंकि इसकी पावर जीरो है, ये तो 1 हो गया, तो इसलिए सेम वही फॉर्मूला आएगा और सेम वही यूनिट्स आएंगे, यूपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम। यूनिट्स क्या आएंगे, मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, जो हमने पहले से निकाल के रखे हुए। ऑर्डर में हमने के यूनिट्स भी निकाल दिए हैं, जीरो ऑर्डर के लिए अलग, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग, nth ऑर्डर के लिए भी निकाले थे। पुराने वीडियोस देख लेना, 1 by 1 ही वीडियो देखना जब भी मेरे देखोगे बच्चों वीडियो लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, 5, 6 ऐसे करके ही देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ध्यान रहे। ठीक है जी, तो यहीं से बच्चों एक चीज और हम कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी किया था, हाफ लाइफ टाइम, याद है ना, हाफ लाइफ टाइम। टाइम निकालना है व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, टाइम निकालना है जब आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन आज जीरो ऑर्डर के लिए। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था, आज जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है जी, तो यहीं से निकालते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर T इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड अपॉन K, यही फॉर्मूला है। ये K इधर आ गया, T इधर आ गया। When half of the reaction is completed, जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जब आधे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो T हाफ लाइफ टाइम ऐसे लिखते थे ना, T 50% लिखो या T हाफ ऐसे करके लिखो, इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड। जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जब आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो लेफ्ट बिहाइंड कितने होंगे, आधे। किसके आधे, किसके हाफ, इनिशियल के हाफ। देखो जी, तो इसको मैं इनिशियल का हाफ लिख लेता हूं अपॉन K। समझ आया, एक और फिर से ये स्टेप समझ लीजिए, जब हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जब आधे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड कितनी होगी, इनिशियल की हाफ। अगर रेट कांस्टेंट के फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है उसमें ये अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड है, तो ये हाफ कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल का हाफ। तो वही तो लिखा मैंने, ये इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस लेफ्ट बिहाइंड इनिशियल का हाफ। करो इसको सॉल्व, सिंप्लीफाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, 2 टाइम्स आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2K, यही आएगा। 2 टाइम्स आर नॉट माइनस आर नॉट, बच गया एक आर नॉट। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला आ गया बच्चों, आर नॉट अपॉन K। ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला आ गया जीरो ऑर्डर के लिए, ध्यान रहे, इट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, तो जीरो ऑर्डर के लिए पहले रेट कांस्टेंट की डेरिवेशन करनी है, फिर जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम भी निकालनी है। सब सेम वैसा ही है जैसा आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट K की डेरिवेशन, फिर उसी के लिए हाफ लाइफ टाइम। अब मैं इनको कंपेयर करके बताता हूं सब, ठीक है, ये सब कंपेयर करके बताता हूं। तो देखिए बच्चों, ये हमने डेरिवेशन की है और फॉर्मूला निकाला है रेट कांस्टेंट का और हाफ लाइफ टाइम का। रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर के लिए आपने ये फॉर्मूला निकाला, K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस लेफ्ट बिहाइंड अपॉन T। ठीक है जी, मतलब रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जितनी इनिशियल थी माइनस जितनी लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जिसके लिए हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे, पूरी क्लास ही एक न्यूमेरिकल्स के लिए रखी थी, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट बिहाइंड। इधर भी इनिशियल माइनस लेफ्ट बिहाइंड है, इधर भी इनिशियल माइनस लेफ्ट बिहाइंड है, यहां पे भी इनिशियल माइनस लेफ्ट बिहाइंड है। कैसे है माइनस, लॉग लगा हुआ ना, जब लॉग लगाओ तो आप डिवाइड को माइनस में चेंज कर सकते हो ना।
यहाँ पे भी इनिशियल माइनस लेफ्ट बिहाइंड अपॉन टाइम, यहाँ पे भी इनिशियल माइनस लेफ्ट बिहाइंड अपॉन टाइम होगा, लेकिन फर्क है यहाँ लॉग नेचर लगा हुआ है, यहाँ लॉग वगैरह कुछ भी नहीं है। वहां पे लॉग के हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है और ग्राफ का भी ध्यान रखना है, अभी बताता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे सिंपल कोई लॉग नहीं है, सिंपल इनिशियल कंसर्नेशन लेफ्ट बिहाइंड, मतलब चेंज इन कंसर्नेशन की वैल्यू निकालो, टाइम की वैल्यू भरो, मोज लीट इनवर्स सेकंड इनवर्स आंसर आ जाएगा। यहाँ कंसर्नेशन कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ टाइम के हिसाब से यूनिट सेकंड इनवर्स आएंगे, यूनिट्स हमने पहले से निकाले हुए थे। ठीक है, ध्यान से कंपैरिजन करके क्या पता किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करके बताता भी हूं मैं आपको। यहां देखिए हाफ लाइफ टाइम, व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का ये फॉर्मूला निकाला आपने, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन के, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने फॉर्मूला निकाला 0.693 अपॉन के। डिफरेंस देख लीजिए, इधर भी अपॉन के है, यहां पे भी अपॉन के है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, लेकिन यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपने हाफ लाइफ टाइम निकालनी है, आधी रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम निकालना है, तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपने हाफ लाइफ टाइम निकालनी है, जिसके न्यूमेरिकल्स किए भी आपने, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हाफ लाइफ टाइम निकालनी है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ना भी पता हो चलेगा, आपको सिर्फ के की वैल्यू पता होनी चाहिए। जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू भी और इनिशियल कंसंट्रेशन भी पता होनी चाहिए। हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में वैसे ही इस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है जी, अभी मैं एक बार फिर से इस चीज को दिखाता हूं, ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का देखना ध्यान से, और फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके बताता हूं मैं आपको ग्राफ के बेसिस पे। इसको न्यूमेरिकल्स आराम से कर लोगे, न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से देखिए, आपने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम निकाली, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन के, लेकिन आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो लास्ट टाइम हाफ लाइफ टाइम निकाली थी, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ के की वैल्यू की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक बोल रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। देख लो फॉर्मूला आपके सामने, सिंपल सा मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से एक रिलेशन निकाल रहा हूं इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम का इनिशियल कंसंट्रेशन से लेना देना है। ये हाफ लाइफ टाइम है, ध्यान रहे, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन से लेना देना है। बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान से समझना। हाफ लाइफ टाइम में उल्टा हो गया, हाफ लाइफ टाइम में जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन से डायरेक्टली लेना देना है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम का इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमने प्रूव करके देखा। अब सोचो जरा, ऐसा ही मैं आगे आगे बढ़ता जाऊं। वैसे आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन कंप्यूटर एग्जाम वगैरह के लिए या ऐसे भी एकेडमिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ अगर ऐसा ही सेकंड ऑर्डर के लिए रिलेशन निकालना हो, तो सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन निकालना हो तो क्या रिलेशन लिखूं, इसके ऊपर क्या पावर लिखूं? सिंपल सा मैथमेटिक्स। जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0, तो और आगे बढ़े तो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर क्या आएगी? सोचिए ध्यान से, पावर 1 फिर 0 और उसके आगे
1 0, एक एक स्टेप पीछे चलते जा रहे हैं ना, 1 0, तो इधर पक्का -1 आएगी। समझ आया नहीं? जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसर्नेशन पे डायरेक्टली डिपेंड, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पे कोई रिलेशन नहीं है, पावर 0। यहां पे पावर 1, फिर आगे बढ़ रहे हैं एक स्टेप पावर 0, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो पावर -1, 0 के एक स्टेप पीछे जाना है -1। और ऐसे ही अगर थर्ड ऑर्डर हुआ तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पावर -2। अगर nth ऑर्डर हुआ तो इससे फटाफट आप किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं। अगर nth ऑर्डर हुआ तो हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 - n। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 - n। अगर सेकंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू 2, 1 - 2 इज -1, वो देख लो। अगर फर्स्ट ऑर्डर है n की वैल्यू 1, 1 - 1 0, ये देख लो जी। अगर जीरो ऑर्डर है n की वैल्यू 0, पावर आएगी 1, ये देख लो जी। अगर ऑर्डर 3 है n की वैल्यू 3, 1 - 3 इज -2, ये देख लो जी। तो किसी भी ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसर्नेशन का रिलेशन पूछा जा सकता है, आप ऐसे फटाफट आंसर दे सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और अपने एकेडमिक्स में भी। एकेडमिक्स में वैसे क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चंस 3-4 साल पहले जेईई मेंस में आते थे, आज वही क्वेश्चन सीबीएसई के 12th के एग्जाम में आते हैं। जो क्वेश्चन 3-4-5 साल पहले एडवांस में आते थे वो अब जेईई मेंस में आते हैं। वो कहने का मतलब है उस लेवल के क्वेश्चंस, सेम वो नहीं आएंगे लेकिन उस लेवल के क्वेश्चंस, और सेम भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब वही पुराने कर्म आगे आ रहे हैं। अगर पुरानी क्लास के कर्म आपने किए अच्छे तो अगली क्लास में ठीक रहेगा। पुराने न्यूमेरिकल सारे अच्छे से सॉल्व किए तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, खासकर नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं भी नॉन मैथ्स वाला ही हूँ, मेरा भी 11th-12th में मैथ्स नहीं था। ठीक है, लेकिन जितना हमने करना होता है उतना मैथ्स हम पढ़ ही लेते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से समझिए, बुक से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बुक ओपन करनी है ओनली फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, बुक से ये डेरिवेशन वगैरह ये सब देखोगे ना, आप बोलोगे ये क्या है, ये क्या चल रहा है, और अभी भी समझ नहीं आया, रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, समझ आ जाएगा इजीली। क्लियर? कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें, चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए एक ग्राफ बना रहा हूं जल्दी से मैं, आप मुझे इस ग्राफ के हिसाब से ऑर्डर बताना। इस ग्राफ के हिसाब से ऑर्डर बताना है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और बच्चों इस साइड टाइम बढ़ रहा है। ये टाइम 0 मिनट्स या सेकेंड्स, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ग्राफ कुछ ऐसा बना, इसका ऑर्डर बताना है। चलो ग्राफ का मीनिंग भी समझा देता हूं, ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है वो भी बता देता हूं। टाइम बढ़ते जा रहा है, यहां आगे टाइम बढ़ते जा रहा है, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्ट्रेट लाइन से डिक्रीज हो रही है। वो तो हमें पता ही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट्स डिक्रीज ही होने हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट में इंक्रीज होते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये टाइम था तो रिएक्टेंट्स जितने थे, टाइम ये पहुंच गया तो रिएक्टेंट्स कम हो गए। बच्चों ऑर्डर बताओ कौन से? स्ट्रेट लाइन है। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर पता क्या देते हैं, और शायद अभी भी बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे होंगे फर्स्ट ऑर्डर। इसका फाइनल आंसर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका फाइनल आंसर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। P इज इक्वल टू इनिशियल माइनस लेफ्ट बिहाइंड अपॉन K। इसका डायरेक्ट इसके साथ रिलेशन, जितना टाइम बढ़ेगा उतनी ये चेंजिंग आएगी। फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसे ग्राफ बनता है,
देखो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसा होना था, जरूर बनाना ये ग्राफ, बुक से भी देख लेना, देखना होगा तो। फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, पहले से लिख लेता हूं, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ऐसा ही सेम ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन उसमें यहां होगा टाइम और यहां पता क्या होगा, लॉग नेचर ऑफ कंसंट्रेशन या लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लॉग नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला ही ये डिराइव किया हुआ है, तो 2.303 अपान के लॉग ऑफ इनिशियल अपान लेफ्ट बिहाइंड, इधर लॉग के साथ लेना देना, लॉग के हिसाब से रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे, लॉग के हिसाब से रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे, डिक्रीज तो होने हैं वो तो हमें पता है, डिक्रीज तो होने हैं, लेकिन लॉग के हिसाब से यहां भी डिक्रीज होने हैं, लेकिन कोई लॉग नहीं था। इस तरह से ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बनाना जरूर। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और ऐसा ही बताता हूं ग्राफ वाला, ध्यान देना जरा, और खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, आपके बुक में हर एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, छोटे मोटे ये पॉइंट्स लिखते जाओ, जो देख रहे हो आप बस वही लिखना है, यही आपका स्टडी मटेरियल होगा। अलग से भी स्टडी मटेरियल सेंड कर ही रहा हूं मैं सबको। ठीक है, आपको जो अपनी फेयर या रफ जो भी नोटबुक है, केमिस्ट्री के लिए एक ही नोटबुक रखिए, थोड़ी बड़ी सी नोटबुक जिसपे फिजिकल केमिस्ट्री आ जाए, फिर एक और नोटबुक जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाए, और एक और नोटबुक जिसमें पूरी इनऑर्गेनिक आ जाए। 3 नोटबुक लगानी है अपने केमिस्ट्री के लिए, उसमें फिजिक्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए अलग नोटबुक, वही आपका स्टडी मटेरियल होगा। और उस पर आपने करने हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, जो मैं सेंड कर रहा हूं वो, और टेक्स्ट बुक के सबसे पहले ऑल क्वेश्चंस सेंड आपने सॉल्व करने हैं। चलिए एक ग्राफ और बना रहा हूं, आप ग्राफ के हिसाब से समझाना क्या सिस्टम है। हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्राफ बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन। यहां पे अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहां पे हाफ लाइफ टाइम बढ़ रहा है, आधी जिंदगी का टाइम बढ़ते जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ रही है। रिएक्टेंट्स इतने थे, हाफ लाइफ टाइम ये थी, रिएक्टेंट्स बढ़ गए, हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ गई, स्ट्रेट लाइन के साथ। कौन सा ऑर्डर? हमेशा स्ट्रेट लाइन को फर्स्ट ऑर्डर ना कहना, अगेन इसके लिए मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, लेकिन ये जीरो ऑर्डर। क्यों जीरो ऑर्डर? क्योंकि हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपान के 2k। ये आपने किसके लिए निकाला था फॉर्मूला? ये आपने फॉर्मूला जो है जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये आपने उसी के लिए तो निकाला था। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता है कैसा फॉर्मूला आएगा? हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, स्ट्रेट लाइन आएगी। रिएक्टेंट बढ़ाने से हाफ लाइफ टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला ये निकाला था 0.693 अपान के, ये फॉर्मूला निकाला था आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब सोचो जरा, ऐसा ही अगर सेकंड ऑर्डर होता तो सेकंड ऑर्डर में क्या रिलेशन निकलता? डिक्रीज वाला, ऐसा स्ट्रेट लाइन आता। हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू पावर -1। तो ऐसे ग्राफ पे भी अलग अलग क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स जीरो ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कोई लॉग वगैरह है नहीं। बस इनिशियल और लेफ्ट बिहाइंड इसका ध्यान रखना, उस पर कोई गलती ना करना, और खासकर इस पे हाफ लाइफ टाइम पे भी कोई गड़बड़ ना करना। इनिशियल कंसंट्रेशन लिखनी है हाफ लाइफ टाइम में, इनिशियल, और अपान 2k, इस 2 का भी ध्यान रखना, ये 2 भी मिस हो जाता है कभी कभी। ठीक है जी, ओके जी, क्वेश्चंस करना। जय हिंद, जय भारत।